किशोर कुमार जितने गजब के गायक थे उतने ही अफलातून इंसान भी थे। फिल्मी दुनिया की वो इकलौती शख्सियत थे जिनकी असल जिंदगी के किस्से भी उनकी फिल्मों जितने ही दिलचस्प और हंसाने वाले हैं। किशोर दा को गुजरे 3 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन उनके गाए गाने और अजीबोगरीब हरकतों के किस्से दोनों ही सदाबहार हैं। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजालाल गांगुली वकील थे। वहीं नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली उनकी मां गौरी देवी हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहन अशोक, सीता देवी, अनूप में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि किशोर दा बचपन से सुरीले नहीं थे। उनकी आवाज बैठी हुई थी। जब कभी गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। एक दिन बचपन में माँ किचन में सब्जियां काट रही थी। नन्हे से किशोर दौड़ते हुए माँ के पास जा ही रहे थे कि वहां रखा धारदार हंसिया उनके पैर में लग गया। पैर कट गया और तेजी से खून बहने लगा। कम उम्र के किशोर दर्द नहीं सह पाए और जोर जोर से रोने लगे। ऐसे ही जब तक चोट में आराम नहीं मिला तब तक किशोर दा रोज रोते रहे। घंटों रोने से उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना असर पड़ा कि वो सुरीले हो गए। किशोर दा भी उस हादसे को ही अपनी आवाज का श्रेय देते हैं। क्लासरूम में टेबल पर तबला बजाया तो टीचर ने कहा, गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। किशोर दा को कभी भी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन वो क्लासरूम में बैठकर टेबल पर तबला बजा रहे थे। सिविक्स की क्लास थी। टीचर ने जैसी ही आवाज सुनी तो जोरदार फटकार लगा दी। कहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर किशोर कुमार ने जवाब दिया, देखना, एक दिन इसी गाने बजाने से मेरा नाम होगा। सालों बाद अपने हुनर से किशोर कुमार ने वो बात सच कर दिखाई। एस.जी. बर्मन ने पहचाना हुनर तो नकल करना छोड़ बनाई पहचान। किशोर कुमार हमेशा से ही के.एल. सहगल, अमेरिकन सिंगर डैनी के और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े प्रशंसक थे। अपनी दीवानगी जग जाहिर करने के लिए उन्होंने घर में तीनों की तस्वीरें टांग रखी थी और रोज सुबह उनका नमन किया करते थे। जब रियाज की बारी आती तो के.एल. सहगल के गाने दोहराते रहते थे। एक दिन फिल्म मशाल के लिए एस.जी. बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। देखा तो उनके छोटे भाई किशोर दा बैठकर रियाज कर रहे थे। एस.जी. बर्मन उनके पास गए और कहा, अगर बड़ा सिंगर बनना है तो अपना स्टाइल ढूंढो, ना कि किसी और की नकल करो। जब किशोर कुमार ने उन्हें यॉडलिंग सुनाई तो खुश होकर उन्होंने किशोर दा को देवानंद की आवाज बना दिया। लगातार हिट होते हुए किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सिंगर में गिने जाने लगे। उन्होंने अपने करियर में 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। किशोर दा अपनी फीस को लेकर काफी पाबंद थे। वो नो मनी नो वर्क की पॉलिसी फॉलो करते थे। वो तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे जब तक उनका असिस्टेंट आकर ये ना बता दे कि उनकी फीस पूरी मिल चुकी है। जब जब उन्हें आधी अधूरी फीस मिली तब तब उन्होंने अलग अलग पैतरों से प्रोड्यूसर की नाक में दम किया। 5,000 रुपए कम मिले तो गुलाटी खाते हुए सेट से भागे। किशोर दा हमेशा से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभिनय के भी काफी ऑफर मिलते थे। जब भी कोई उनके पास फिल्म लेकर आता तो वो कोई ना कोई बहाना करके उसे भगा देते थे। 1956 की बात है, जब अशोक कुमार ने छोटे भाई को फिल्म भाई भाई में काम दिलवा दिया। फिल्म के डायरेक्टर M.V. रमन ने उन्हें 5,000 रुपए कम दिए थे। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई और एक्शन कहा गया तो किशोर कुमार 2 कदम आगे चले, चिल्लाया 5,000 रुपए और गुलाटी खाते हुए सेट से भाग गए। जब कुछ दिनों बाद
किशोर दा को दोबारा सेट पर लाया गया तो वो कभी भागने की कोशिश करते, डायलॉग भूलने का बहाना बनाते, तो कभी बीमारी का। लेकिन बड़े भाई उनसे भी 2 कदम आगे थे। जैसे ही सीन शूट होने लगा तो अशोक कुमार ने अपने दोनों पैर किशोर दा के पैरों पर रख दिए। भाई की शक्ति देखकर किशोर को शूटिंग करनी ही पड़ी। प्रोड्यूसर ने आधी फीस दी तो आधा सिर मुंडवाकर सेट पर पहुंचे। एक बार किशोर कुमार को एक फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें यह कहते हुए आधी फीस दी कि आधी फीस फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। किशोर दा ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो वो आधा सिर और आधी मूछें मुंडवाकर पहुंच गए। डायरेक्टर अपने हीरो की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर डर गया। उन्होंने इस हालत का कारण पूछा तो जवाब मिला, आधी फीस मिली है तो गेटअप भी आधा ही होगा। जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। फीस रोकने वाले प्रोड्यूसर के घर के बाहर चिल्लाते रहे। किशोर कुमार ने जब प्रोड्यूसर आरसी तलवार के साथ काम किया तो उन्हें 8,000 रुपए कम मिले थे। प्रोड्यूसर ने वादा किया था कि वो जल्द ही ये रकम चुका देंगे, लेकिन ऐसा करने में देर हो गई। ऐसे में किशोर दा रोज उनके घर के बाहर जाते और चिल्लाते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर दा रोज सुबह तब तक उनके घर के बाहर चिल्लाते रहे जब तक उन्हें पैसे नहीं दिए गए। किशोर दा भले ही अपनी फीस को लेकर पाबंद थे, हालांकि दरियादिली में भी उन्होंने कई बार मुफ्त में भी काम किया। राजेश खन्ना और डैनी डेंजोंगपा के प्रोडक्शन बनी फिल्मों के लिए उन्होंने मुफ्त में काम किया, जबकि उन्हें फीस दी जा रही थी। ऐसे ही कई जवानों के लिए और कैंसर हॉस्पिटल में फंड इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कई बार मुफ्त में परफॉर्म किया था। जबरदस्ती एक्टिंग करवाई तो देव आनंद को सेट पर गाली देकर भाग गए थे। एक फिल्म में अशोक कुमार देव आनंद के साथ काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए देव आनंद के साथ एक लड़का चाहिए था, तो पास खड़े अशोक कुमार ने कह दिया कि किशोर कुमार ये रोल कर लेंगे। लहरें रेट्रो के मुताबिक डायरेक्टर ने किशोर दा को समझाया कि जैसे ही देव आनंद साहब कमरे में दाखिल होते हैं वैसे ही तुम उन्हें खरी खोटी सुनाते हो। किशोर कुमार ने सिर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि वो समझ गए, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। देव आनंद के कमरे में आते ही किशोर कुमार ने उन्हें असल में गंदी गंदी गालियां दी और सेट से भाग गए। डायरेक्टर उन्हें पीछे से चिल्लाता रहा कि अभी सीन पूरा नहीं हुआ, वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं लौटे। जब बी.आर. चोपड़ा सलिया बदला। बी.आर. चोपड़ा और अशोक कुमार अच्छे दोस्त थे। एक बार किशोर कुमार को काम की जरूरत पड़ी तो वो भाई की दोस्ती के चलते बी.आर. चोपड़ा के पास पहुंच गए। उस समय चोपड़ा ने किशोर दा के सामने कुछ शर्तें रख दी। किशोर ने वो गाना ठुकरा दिया और कहा, आज मेरा वक्त पूरा है तो आप शर्त रख रहे हैं, देखना जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्त रखूंगा। समय बदला, लेकिन किशोर दा ये बात नहीं भूले। कुछ समय बाद बी.आर. चोपड़ा एक गाने का ऑफर लेकर किशोर दा के घर पहुंचे। ये उनके लिए बदले का समय था। उन्होंने कह दिया, मुझसे गाना गवाना है तो जाइए पहले धोती, पैरों में जूते मोजे पहन कर आइए, पान भी खाना, आपका मुंह लाल लाल दिखना चाहिए और मुंह से लार टपक रही होनी चाहिए। ये शर्त सुनकर बी.आर. चोपड़ा ने किशोर दा के भाई अशोक कुमार से कहा कि आप ही अपने भाई को समझाइए, लेकिन वो किशोर दा के मिजाज से वाकिफ थे। उन्होंने मामले में टांग नहीं अड़ाई। आखिरकार बी.आर. चोपड़ा को शर्त माननी ही पड़ी। अमिताभ से गुस्सा होकर उनकी आवाज बनने से किया था इनकार। 1981 में किशोर कुमार फिल्म ममता की छांव डायरेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि अमिताभ इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में दिखे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस बात से किशोर दा इतना नाराज हुए कि उन्होंने अमिताभ पर फिल्माए गानों को आवाज देने से इनकार कर दिया। ठुकराई हुई फिल्म में नसीब, कुली, मर्द, देश प्रेमी शामिल थी। फिल्म ममता की छांव में रिलीज होने से पहले ही किशोर दा का 1987 में निधन हो गया। ऐसे में राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित की मदद कर 1989 में फिल्म रिलीज करवाई थी।
पत्नी ने तलाक लेकर मिथुन से शादी की तो उनके लिए गाना गाना छोड़ा। किशोर ने पहली शादी रूमा गुहा ठाकुरता और रूमा घोष से 1951 में की, लेकिन ये शादी 1958 में टूट गई। बाद में उन्होंने दूसरी शादी एक्ट्रेस मधुबाला से 1960 में की। मधुबाला के दिल में छेद था जिससे उनकी मौत हो गई। मधुबाला के बाद किशोर का दिल एक्ट्रेस योगिता बाली पर आ गया। दोनों ने 1976 में शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद ये शादी टूट गई। योगिता बाली ने किशोर दा से तलाक लेने के बाद मिथुन से शादी कर ली। इस बात से परेशान होकर किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाना गाना छोड़ दिया था। बता दें कि योगिता बाली के बाद 51 साल की उम्र में किशोर दा ने लीना चंदावरकर से चौथी शादी की थी। किशोर के 2 बेटे सिंगर अमित कुमार पहली पत्नी रूमा गुहा से और सुमित कुमार अंतिम पत्नी लीना चंदावरकर से हैं। मोहम्मद रफ़ी के पैर पकड़कर रोते रहे। हिंदी सिनेमा में एक दौर ऐसा था जब 2 ही सिंगर मशहूर थे, पहले मोहम्मद रफ़ी और दूसरे किशोर कुमार। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ दोनों पक्के दोस्त भी थे। दोनों ने साथ में पर्दा है पर्दा, यादों की बारात जैसे कई बेहतरीन गानों को आवाज दी। फिल्म रागिनी, शरारत और बागी शहजादा में जब किशोर कुमार हीरो बने तो उनके लिए रफ़ी साहब ने आवाज दी। किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने आरजे राहुल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ तो किशोर दा उनके शव के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उनके पैर पकड़े और जोर जोर से रोने लगे। सरकार के लिए गाने से इनकार किया तो गानों पर लग गया बैन। जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी ने किशोर कुमार से मुंबई में होने वाली एक रैली में गाने को कहा था, लेकिन इमरजेंसी का विरोध कर रहे किशोर दा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में उनके गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ समय बाद मोहम्मद रफ़ी ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे। ऐसे में रफ़ी साहब ने इंदिरा गांधी से गुजारिश की कि किशोर दा के गानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली और गाने फिर से बजाए जाने लगे। जब प्रतिबंध हटा तो किशोर दा इसकी वजह जानना चाहते थे। कई जगह हाथ पैर मारने के बाद उन्हें पता चला कि मोहम्मद रफ़ी ने बिना किसी को बताए ये मदद की है, जबकि दोनों प्रतिद्वंदी थे। पता लगते ही किशोर दा उनसे मिलने पहुंचे और शुक्रिया अदा किया। रफ़ी साहब ने उन्हें कसम दी कि ये बात किसी को मत बताना। जब कुछ सालों बाद मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कसम तोड़ते हुए सबको उनके बड़प्पन का यही किस्सा सुनाया था। दोस्त नहीं थे तो पेड़ों के नाम रखकर करते थे बातें। 1985 में प्रीतिश नंदी को दिए इंटरव्यू में किशोर कुमार ने बताया था कि उनके कोई दोस्त नहीं हैं। लोग उन्हें पागल समझते हैं और उनके घर आने से डरते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने घर में कई पेड़ लगाकर उन्हें नाम दिए हैं। वो अकेलेपन में उन्हीं पेड़ों से बातें करते हैं। 1987 तक नए गानों और उनकी ट्यून से नाखुश होकर किशोर दा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वो रिटायर होकर अपने गांव खंडवा में बसने का प्लान बना रहे थे। मौत के दिन पत्नी को डराने के लिए कर रहे थे मरने की एक्टिंग। किशोर दा की मौत के दिन उनकी पत्नी लीना चंदावरकर घर पर ही थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब वो उन्हें उठाने गई तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वो घबराकर जैसे ही पास पहुंची तो किशोर दा ने तुरंत आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोककर लेटे थे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी जो घर पर ही होने वाली थी। लंच करते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी लीना ने सुना कि किशोर दा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खिसकाकर उनकी जगह बदल रहे हैं। जब वो देखने पहुंची तो वो बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है।
लीना डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही भागते हुए टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पलों बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर तोड़ा दम। बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें बर्थडे पर 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। 58 साल के किशोर कुमार की मौत हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल दौर का अंत थी। मौत के एक दिन पहले ही उन्होंने आशा भोसले के साथ फिल्म वक्त की आवाज का गाना गुरु गुरु रिकॉर्ड किया था।